हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के लिए। ये टीसीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़िए, सभी प्रश्नों को अच्छे से सुनिए और एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, उस शहर का क्या नाम है जहाँ ललित कला अकादमी ने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया था? उसका नाम है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में एक फेमस कला है हमारी चिकनकारी, जो कपड़े पर कढ़ाई की जाती है, वो यहाँ की फेमस कला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस पर आधारित है? अशोक लॉयन कैपिटल सारनाथ पर। ठीक है, देखिए जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है हम सभी जानते हैं, अशोक चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह है, सारनाथ में स्थित है। इसमें जो हमें मिलते हैं यहाँ पर हाथी, घोड़ा, दौड़ता हुआ घोड़ा है, और सांड और सिंह यहाँ पर हमें बने हुए मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में स्थित है। सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया था? इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा लिखा गया था। विख्यात सांची स्तूप किस धर्म का है? देखिए जो विख्यात सांची स्तूप है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब पूछ लिया जाता है सांची स्तूप है कहाँ पर? सांची स्तूप मध्य प्रदेश भोपाल में विदिशा में स्थित है। कहाँ पर? विदिशा में स्थित है। ठीक है, और किस नदी के किनारे पड़ता है ये? बेतवा नदी के किनारे ये पड़ता है। ठीक है, और जो सांची का स्तूप है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे काकन्या नाम से या कैकेनवा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए इसका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जिसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। जो हमारा सांची का स्तूप है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये एक विश्व धरोहर में भी इसे शामिल किया गया है। ठीक है, अगर आप इसका पूछा जाता है व्यास, देखिए अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन एक बार मैं नॉलेज के लिए बता देती हूँ। इसका व्यास जो है 36.5 सेंटीमीटर है, और इसका जो ऊंचाई अगर देखी जाती है तो वो हमारी है 21.6 मीटर। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ऊंचा भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्राग ऐतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस क्षेत्र में, किस प्रदेश में स्थित है? कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। प्राग ऐतिहासिक चित्रों का जो क्षेत्र है भीमबेटका वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? रायसेन में। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं? पौराणिक आवासीय पुरास्थल मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं? पुरास्थल मिलते हैं। इसकी खोज पूछ दी जाती है। देखिए काफ़ी बार पूछा गया है, जो हमारे भीमबेटका की खोज है किसने की थी? तो इसकी जो खोज की गई थी ये श्रीधर वाडेंकर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? श्रीधर वाडेंकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि ये खोजा किसने था स्थल। ठीक है, यहाँ पर जो हमें प्रागैतिहासिक चित्रों में प्राप्त होते हैं ना, तो यहाँ पर हमें शैल चित्र प्राप्त होते हैं। कौन से? तो हमें शैल चित्र प्राप्त होते हैं। शैलाश्रय प्रसिद्ध है यहाँ के, जो मानवों ने अपने लिए बनाए हैं। देखिए कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इसका नाम भीमबेटका इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर जो 5 पांडवों में से सेकंड भाई इनके थे भीम, वो यहाँ पर निवास करते थे। उनके द्वारा ये मतलब इस पे वो रहते थे आके। ठीक है, तो ये उनका निवास स्थान है, इसलिए इसका नाम भीमबेटका पड़ा है, ऐसा मान्यता है क्या ये मुझे नहीं कंफर्म पता है। और देखिए यहाँ पर जो शैल चित्र प्राप्त होते हैं हमें भीमबेटका में शैल चित्र, तो यहाँ के सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति दिखाई गई है। मानव की जीवन की उत्पत्ति किस तरीके की है, इस तरीके की यहाँ पर चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा फेमस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अप्लाइड आर्ट किसे कहा जाता है? कॉमर्शियल आर्ट को अप्लाइड आर्ट कहा जाता है। देखिए अप्लाइड आर्ट का मतलब ये होता है जब हम किसी भी वस्तु को, कोई भी हमारी वस्तु है, अगर उसे हमें आकर्षक बनाना है तो उसमें जिस विधा का हम यूज़ करते हैं ना, तो वो हमारी कहलाती है अप्लाइड आर्ट कहलाती है। मतलब किसी भी चीज़ को आकर्षक बनाना। और जो हमारी कॉमर्शियल आर्ट है इसका हम मोस्टली यूज़ करते हैं ऐड में। ठीक है, एडवर्टाइज में करते हैं, जो गुड सर्विस के लिए होते हैं ना, ग्राहकों को आकर्षित करना, इन सभी चीज़ों में हम कॉमर्शियल आर्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखने में अच्छा लगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? प्राथमिक रंगों की संख्या 3 है हमारी। अगर पूछ लिया जाता है इनमें से कौन कौन कलर आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं 3 रंग, रेड, येलो एंड ब्लू। ठीक है, ये हमारे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? कि जो भारतीय कला का स्वर्ण काल है वो गुप्त काल है। यहाँ पर जो कला का है इसमें कला में जो वृद्धि हुई है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कला का विकास किया गया, तो इसीलिए इसका जो
जो स्वर्ण काल कहा जाता है वो गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गंधार शैली को किस वंश का संरक्षक था? जो गंधार शैली थी वो कुषाण वंश के संरक्षण में थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, अशोक के अभिलेखों की लिपि है। देखिए, अशोक के अभिलेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी है। देखिए, अब इस टाइम इंटरनेट चलता है, हमें मैसेजेस होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, न्यूज़ चैनल है, तो जब पहले के ज़माने में हमें किसी भी चीज़ को प्रसारित करना था तो हम एक अभिलेख मतलब पत्थरों पे लिखवा दिया जाता था और उसे जगह जगह पर लगा दिया जाता था ताकि आते जाते यात्रीगण सारे पढ़ लें और उस अभिलेख को जो वो संदेश देना चाहते हैं राजा, वो उन्हें सभी को प्राप्त हो जाए। तो ये हमारे अभिलेख होते थे जो अशोक ने खुदवाए हैं। वो किस लिपि में खुदवाए हुए हैं? तो उसमें उन्होंने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। ठीक है, तो अशोक ने देखिए एक और महान काम किया है, इन्होंने स्तूप बहुत बनवाए हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कम से कम इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया है और जिसमें से सबसे पुराना है वो है बरहूत। बरहूत सबसे पुराना स्तूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अमरावती का स्तूप का निर्माण किससे हुआ है? कि जो अमरावती स्तूप है इसका निर्माण हुआ है संगमरमर से। ठीक है, वो कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आपको याद रखना है, पूछा जाता है, ये आंध्र प्रदेश में है और ये स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बरहूत स्तूप की खोज किसने की है? खोज इसकी किंगम ने की है। ये सबसे पुराना स्तूप है, मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया? लोक कला के रूप में जन्म लिया। देखिए, लोक कला हमारी क्या होती है? जो लोक कला होती है, पारंपरिक कलाएं होती है। ठीक है, जो लोगों के द्वारा काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं, वो हमारी पारंपरिक कलाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे कि कलमकरी हो गई, कांगड़ा हो गई, गौड़ हो गई, तंजावर हो गई, पिछवाई, चित्रकला, मधुबनी, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अगर आपसे यूपी की पूछी जाती है तो यूपी की जो है वो है चिकनकरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हंजमनामा पुस्तक का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए, जो हंजमनामा पुस्तक का चित्रण हुआ था वो हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अब देखिए हंजमनामा है क्या? हंजमनामा एक मुगल कालीन चित्र संग्रह है। ठीक है, मुगल कालीन चित्र संग्रह है हंजमनामा। ठीक, और इसमें लगभग कितने चित्र बनाए गए हैं? 1200 चित्र बनाए गए हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है, अगर आपको पता हो तो बताइए। देखिए, इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो है दास्तान ए अमीर। ठीक है, इसके नाम से जाना जाता है, दास्तान ए अमीर हमजा। ओके, इसे हमजनामा को इस नाम से भी जाना जाता है। और जो हमजनामा लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो लिखा गया था गालिब लखवनी के द्वारा। ठीक है, गालिब लखवनी के द्वारा इसे लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारी, पहाड़ी चित्रकला की खोज सर्वप्रथम किसने किया? देखिए, पहाड़ी चित्रकला की खोज सर्वप्रथम की गई थी मैडकॉक के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कला विलास पुस्तक के लेखक हैं। कला विलास पुस्तक के लेखक जो है वो है छमेंद्र। हीगल ने किस कला को श्रेष्ठ माना? हीगल ने काव्य कला को श्रेष्ठ माना। देखिए, जो हीगल थे ये जर्मनी थे और ये एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। ठीक है, तो हीगल हमारे किसे श्रेष्ठ मानते थे? ये काव्य कला को श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म कहाँ हुआ? लाफिर के अनुसार जो भारत में चित्रकला का जन्म है, इन्होंने कहा जो चित्रकला है वो दरबारों से पनपी है। ठीक है, तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दरबारों में। नेक्स्ट है हमारा, अभिलाषार्थी चिंतामणि के लेखक कौन है? शमेश्वर। फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? हीगल। मैंने बताया आपको ये बहुत अच्छे दार्शनिक है। फिलॉसफी का मतलब ही होता है दार्शनिक, तो इसके फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? ये है हीगल। नेक्स्ट आता है हमारा, अलंकारवाद का प्रतिपादन किसने किया है? भामह ने किया है। प्रभावी सिद्धांत का प्रयोग किस गुफा में सफलतापूर्वक किया गया है? अजंता की गुफा में जो प्रभावी सिद्धांत का प्रयोग है सफलतापूर्वक किया गया है। अब जानते हैं सभी, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भरत मुनि इनके प्रथम दार्शनिक है। अविंद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए हैं? जल रंग माध्यम में अविंद्रनाथ टैगोर ने अपने चित्र बनाए हैं। ट्राइबल आर्ट किन लोगों से संबंधित है? ट्राइबल आर्ट जनजातियों से संबंधित है।
देखिए ट्राइबल का मतलब ही होता है जनजातीय, तो जनजातियों के द्वारा बनाई गई आर्ट को कहा जाता है ट्राइबल आर्ट। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किससे संबंधित हो गई, जनजातियों से संबंधित हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में है, पहाड़ी शैली में है। देखिए जो पहाड़ी शैली की चित्रकला का विषय ही राधा कृष्ण रहा है। ठीक है, तो अधिक चित्र हमें किसके प्राप्त होंगे, कृष्ण जी के ही प्राप्त होंगे। कांगड़ा का सबसे कला प्रेमी राजा कौन था, संसार चंद्र जो थे बहुत कला प्रेमी राजा थे वो। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, जम्मू में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, जम्मू में। नेक्स्ट है हमारा, कला एवं स्वदेशी नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आनंद कुमार स्वामी जी के द्वारा लिखी गई है। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की थी, गंगेंद्र नाथ जी के द्वारा की गई है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य, देखिए 30 अंग्रेज हैं और 5 भारतीय, टोटल कितने सदस्य हो जाते हैं, 35 सदस्य हो जाते हैं। द बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखी है, E.B. हवेल के द्वारा लिखी गई है। रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ है, 1919 ईस्वी में हुआ है। अविंद्र नाथ से गजेंद्र नाथ का क्या संबंध था, देखिए जो अविंद्र नाथ और गजेंद्र नाथ इनके ये छोटे भाई थे, अविंद्र नाथ के गजेंद्र नाथ छोटे भाई थे। श्रम की विजय किसकी कृति है, श्रम की विजय D.P. राय चौधरी की कृति है। देखिए जो D.P. राय चौधरी थे ये यथार्थवादी से संबंधित थे, किससे संबंधित है, ये आपको याद रखना है, ये यथार्थवादी से संबंधित थे। ठीक है, देखिए ये जो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट, ये जो थे ये गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास के प्रिंसिपल रहे थे। ओके, और श्रम की विजय जो है इनकी बहुत ही फेमस रही थी, जो इन्होंने कब बनाई थी, बनाई थी 1954 ईस्वी में इन्होंने बनाई थी। ठीक है, जो कहाँ पर संग्रहित है इसका सन आपको याद रखना है, ये कब बनाई गई है पूछा जाता है इसलिए। ठीक है, और ये कहाँ पर संग्रहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में ये संग्रहित करके रखी गई है। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ के द्वारा की गई थी। रविन्द्रनाथ जो है इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, ये एक पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वप्रथम किस कलाकार ने तैल रंगों का चित्रण किया है, राजा रवि वर्मा जो इसमें बहुत अग्रणी रही है, ये देश के प्रथम लिथोग्राफी कहे गए हैं। और इनकी जो फेमस चित्रकारी रही है वो शकुंतला है, और इन्होंने पौराणिक जो चित्र हैं वो बहुत बनाए हैं। ठीक है, मतलब भगवान जी वाले चित्र उन्होंने बहुत बनाए हैं। कभी कभी इनका जन्म पूछ दिया जाता है, वो आपको याद रखना है कि इनका जन्म हुआ था केरल में, हुआ था सन 1848 ईस्वी में। काफ़ी फेमस है इसलिए इनके काफ़ी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, इन्हें देश का प्रथम लिथोग्राफ कहा जाता है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूल रहा है। ठीक है, एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इनका जो रंग रसिया मूवी है, रंग रसिया फिल्म जो बनाई गई थी वो इन्हीं पर आधारित बनाई गई थी, राजा रवि वर्मा जी के ऊपर बनाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गजगामनी फिल्म किसने बनाई थी। देखिए जो गजगामनी फिल्म बनाई गई थी वो हुसैन जी के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई है, हुसैन के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, जो M.F. हुसैन थे, M.F. हुसैन का पूरा नाम आता है मकबूल, याद रखिएगा ये पूछा गया प्रश्न है, ये मकबूल फिदा हुसैन। हुसैन जी का पूरा नाम क्या है ये पूछा गया था, तो मकबूल फिदा हुसैन है। किससे संबंधित है, ये घनबाद से संबंधित है। कि इनका जो फेमस रहा है वो है इनका करबला। मदर टेरेसा सीरीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जो मदर टेरेसा, ठीक है, सीरीज है, मदर टेरेसा सीरीज जो है इनके द्वारा ही बनाई गई थी। और नीली रात, देखिए जब कभी कभी पूछ दिया जाता है घोड़े के लिए कौन फेमस है, तो ठीक है, जो घोड़े के लिए है वो M.F. हुसैन है। इन्हें भारत के पिकासो के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पिकासो के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। एक और इनका प्रश्न, एक और इनकी जो फेमस रही है वो नीली रात, नीली रात, मकड़ी और लैंप, ये इनके फेमस रहे हैं। तो देखिए आपको याद रखना है, इनके घोड़े और नीली रात, मकड़ी और लैंप, मदर टेरेसा, करबला, ये इनके फेमस है। ये बार बार पूछे जाते हैं, बाकी फेमस तो इनके बहुत रहे हैं लेकिन ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है मदर टेरेसा प्रेम व आशा का प्रतीक है, यह किसकी कृति है? हुसैन जी की कृति है। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कब हुआ है? 8वीं शताब्दी के मध्य में एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण हुआ है। हाँ, इसका कुछ इंपॉर्टेंट भी बता दूं मैं। जो एलिफेंटा गुफा है वो धारापुरी में है। कहाँ पर है? धारापुरी, महाराष्ट्र में है। ओके, ये टोटल कितनी गुफाएं हैं इसकी? 7 गुफाएं इनकी टोटल है। और यहाँ की जो फेमस है वो है महेश मूर्ति। महेश मूर्ति यहाँ की बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अजंता की चित्रकला का माध्यम क्या है? अजंता की चित्रकला का जो माध्यम है वो है टेम्परा। देखिए टेम्परा में क्या होता है कि, एक मिनट, टेम्परा में जो होता है हमें बाइंडिंग के लिए हम बाइंडिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं वाटर कलर के साथ में। ठीक है, तो जब हम वाटर कलर के साथ में बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करते हैं उसे क्या कहा जाता है? टेम्परा माध्यम। देखिए जैसे कि हम उसमें गोंद का प्रयोग करते हैं या फिर हम एग का वाइट पार्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, एग का वाइट पार्ट हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो गोंद और प्लस वाटर कलर इन सभी को मिला के जो हम बनाते हैं ना वो हमारा आ जाता है टेम्परा में। तो अजंता चित्र का माध्यम क्या है? टेम्परा। नेक्स्ट है हमारा, अजंता की वह कौन सी गुफा है जिसमें चित्र मिलते हैं? देखिए आपको ये नंबर याद रखने होंगे। किस तरीके से याद रखेंगे आप देख लीजिए, किस किस गुफा संख्या में मतलब हमें चित्र प्राप्त होते हैं। गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17 इन सभी में ही प्राप्त होते हैं, बाकी गुफाओं में हमें चित्र प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? बादामी में कुल 4 गुफाएं हैं। सित्तनवासल गुफा की खोज किस सन में हुई थी? देखिए सित्तनवासल गुफा की जो खोज हुई है वो 1934 ईस्वी में हुई है। और जो सित्तनवासल का मतलब क्या होता है? ये संतों का निवास स्थान कहा जाता है। संतों का निवास स्थान। ठीक है, ये संतों का निवास स्थान कहा जाता है। कब हुई है? 1934 ईस्वी में इसकी खोज की गई है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ पर? पुदुकोट्टई। ठीक है, पुदुकोट्टई नामक स्थान पर ये स्थित है। और देखिए ये आपको अच्छे से याद रखना है, जो सित्तनवासल गुफा है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है, किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पंचमुख परमेश्वर प्रतिमा भाव झलकते हैं, प्रतिमा में भाव झलकते हैं। किसके भाव झलकते हैं? सौम्यता के भाव झलकते हैं। 64 योगिनी मंदिर किसका है? विष्णु का। चैत्य को क्या कहा जाता है? चैत्य को पूजा गृह कहा जाता है। जातक कथाओं की भाषा क्या थी? जातक कथाओं की जो भाषा है वो पाली है। लास्ट प्रश्न है हमारा, अंतिम प्रश्न है, मीर सैयद अली किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे, जो शबीब का बड़ा शौकीन था। इसने चित्रकारी को भी काफ़ी बढ़ावा दिया है। तो ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।